भी आपने राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 के बारे में सुना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुना है सभी ने नाम? ठीक है, तो उन्हीं के कॉन्ट्रीब्यूशंस को ट्रिब्यूट देने के लिए एक दिवस चलाया गया 2014 से, दैट इज राष्ट्रीय एकता दिवस। एकता मतलब यूनिटी। तो जब इंटीग्रेशन करी गई थी रियासतों की, प्रिंसली स्टेट्स की, तो एक मेजर कंट्रीब्यूशन था वल्लभ भाई पटेल जी का। इसी वजह से एकता दिवस इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है, इनको ट्रिब्यूट देने के लिए ऑन 31 अक्टूबर। और ये 2014 से शुरू हुआ था। और इन्हीं के नाम पे एक और कैंपेन चली थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये अगले साल चलाई गई थी 2015 में। आपको फॉर नाउ जो फिगर हैं दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनके बारे में यहाँ पे देखना है। हम पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की ज्यादा बात करेंगे, बाकी आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। जैसे मैं आपसे पूछूं, जो वल्लभ भाई पटेल जी थे उनको ये टाइटल सरदार वाला किसने दिया था? नो, महात्मा गांधी जी ने पहली बार ये टाइटल यूज किया था इनके लिए। मतलब जो सरदार टाइटल था ना, वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। पर ये पॉपुलर नहीं था उस टाइम पे उतना कि ये टाइटल भी दिया गया इनको। उसके बाद 1928 में मॉडर्न हिस्ट्री में आपने एक सत्याग्रह पढ़ा होगा, बरदोली सत्याग्रह। बरदोली सत्याग्रह जो था, बरदोली आ गया आपका गुजरात वाला ये वाला एरिया। और उस टाइम पे बहुत सारी रेजिडेंसीज बनी हुई थी, वैसे ही एक रेजिडेंसी थी बॉम्बे रेजिडेंसी। तो इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस इंपोज कर दिया। अराउंड 22% हाइक देखने को मिली थी उस टाइम पे टैक्सेस की। तो वल्लभ भाई, ये क्या हो रहा है? तो उस टाइम पे वल्लभ भाई पटेल जी का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आता है। इन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह यहाँ पे लीड किए, पर नॉन वायलेंट तरीके से। और ये फाइनली सक्सेसफुल हो जाते हैं उन टैक्सेस को दोबारा से रिड्यूस करवाने में। ठीक है, तो ये बरदोली की जो महिलाएं थी उस टाइम पे इनको बोलने लगी सरदार, सरदार यानी कि लीडर। उस टाइम से फिर ये टाइटल पॉपुलर हो जाता है। ये सवाल आपके हिमाचल प्रदेश में पूछा गया है प्रीलिम्स के अंदर, कि कौन से सत्याग्रह के टाइम पे वल्लभ भाई पटेल जी को टाइटल दिया गया था सरदार का। रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है अपने में ही। ये तो होगी इनकी स्टोरी कि इनको सरदार जी का जो टाइटल था वो कब मिला। हाँ, बरदोली की, यस यस, बरदोली की विमेन। ठीक है। और दूसरा आता है कि एक कंट्रोवर्सी सी बनी रहती है कि ये प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने जब इंडिपेंडेंट हुए थे हम 1947 में। सो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा थोड़ा पास्ट में। 1947 का टाइम पीरियड चल रहा है, अब इस टाइम पे पार्टीशन भी होना है। ठीक है, पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर रियासतें देखोगे इस टाइम पे तो 565 है। ठीक है, 565 में से 13 चली जाती है टुवर्ड पाकिस्तान, तो यहाँ पे कितनी बच गई? अराउंड 552। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी जाती है वल्लभ भाई पटेल जी को कि आपने ही जितनी ये 552, आज के टाइम पे आप स्टेट एंड यूटीज पढ़ते हो, उस टाइम पे ये प्रिंसली स्टेट थी, छोटे छोटे हर एक लोकेशन पे आपको राजा मिल जाएंगे, महाराजा मिल जाएंगे। तो उन सारी चीजों को अब इंटीग्रेट करने का टाइम आ चुका था। अब जब इंटीग्रेशन शुरू करी, बहुत सी प्रिंसली स्टेट यानी कि रियासतें ऐसी थी जो इनके परसुएसिव मेथड, परसुएसिव मतलब आपको थोड़ा फुसलाया जाएगा कि ये देखो प्राइवेट पर्सेस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, पैसा देंगे आपके लिए, जो आपका ऑनर है वो बाद में भी सस्टेन करा जाएगा, हिस्ट्री आपको याद रखेगी। कुछ ऐसी बातें करके फॉर्मनेस सिखा के इन्होंने आराम से इंटीग्रेट कर लिया था इंडिया के अंदर। मतलब इंटीग्रेशन सक्सेसफुल रही, पीसफुल नोट पे रही। पर 3 प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थी जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। वो थी एक तो आपकी हैदराबाद। हैदराबाद में जो नवाब थे वो बोल रहे हैं कि मेरे को ना पाकिस्तान के साथ मर्ज होना है। अब ये ज्योग्राफिकली वैसे भी फिजिबल नहीं थी चीज, यहाँ पे तो इन्फिल्ट्रेशन ही बहुत होती है। और इवन 1947 का टाइम पीरियड चल रहा है, अभी तो बांग्लादेश भी नहीं बना हुआ है, इन्फिल्ट्रेशन बहुत होनी थी। मतलब ये वायबल ही नहीं थी चीज। वो कई बार हम ऐसी डिमांड कर देते हैं ना जो कोई फुलफिल नहीं करेगा, वैसी वाली डिमांड हैदराबाद के नवाब ने रेज करी। अब ये मान ही नहीं रहे, पैसा पूसा ठीक ठाक था, मिलिट्री भी ठीक ठाक थी इनके पास, तो ये बोले कि मैं तो फाइट करूंगा, मैं यूनाइटेड नेशन के पास चला जाऊंगा। जैसे ही वो शब्द आए यूनाइटेड नेशन, यहाँ से बचे, पर वो फिर जम्मू कश्मीर में आपको पता है इशू चला ही जाता है यूनाइटेड नेशन में। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल जी ने, वीपी मैनन उनको हेल्प कर रहे थे ये सारी इंटीग्रेशन का काम करने में। इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, यहाँ पे ना आर्मी को भेज देते हैं पुलिस की यूनिफॉर्म में। तो यहाँ पे कंडक्ट करा गया था ऑपरेशन पोलो। यस, ऑपरेशन पोलो। तो पुलिस फोर्सेस का यूज करा गया, और जो हैदराबाद था उसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है सॉवरेन इंडिया के साथ। उसके बाद दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो थी जूनागढ़ वाली। अब ये जो जूनागढ़ के राजा थे महावत, वो भी बोल रहे हैं कि मेरे को भी पाकिस्तान के साथ जाना है। अगेन ज्योग्राफिकली भी देखोगे प्रॉब्लमेटिक है, यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन करके ऊपर की तरफ को जाएंगे, तो ये चीज भी पॉसिबल नहीं थी। अब ये जो महावत थे ना, ये खुद थे मुस्लिम,
और यहाँ पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी दैट वाज हिंदू। तो वल्लभ भाई पटेल जी ने देखा कि ये भी हैदराबाद की तरह दोबारा से प्रॉब्लम रेज करे, इससे पहले लोगों से ही रेफरेंडम करवा लेते हैं। रेफरेंडम यानी कि लोगों से वोटिंग करवाई गई कि आप कहाँ रहना चाहते हो, तो जनता बोली कि हमको कहाँ रहना है, इंडिया में। तो इनके पास डॉग्स बहुत हुआ करते थे, कुत्ते रखने का शौक हुआ करता था, तो इनको बोल दिया जाता है अगर आपको जाना है पाकिस्तान तो आप जा भी सकते हो, अपने डॉग्स को भी लेके जा सकते हो। तो ऐसे बोला था जूनागढ़ में, तो जूनागढ़ को ऐड करा गया विथ रेफरेंडम, यहाँ पे लोगों की वोटिंग चली। फिर उसके बाद आ जाओ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे राजा बैठे हुए हैं हिंदू जिनका नाम है हरि सिंह। अब हरि सिंह बोले कि हमको रहना है इंडिपेंडेंट। बैक एंड पे अब्दुल्ला जो सीरीज चलती आती है वो इनको थोड़ा मैनिपुलेट करने की ट्राई कर रहे थे। पर अब जब इन्होंने बोला इंडिपेंडेंट रहना है, उसी टाइम पे पाकिस्तान की तरफ से जो वो क्लेम करती हैं कि हमारी फोर्सेस यहाँ पे नहीं आई थी, यहाँ पे ट्राइबल्स के ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया था कि उन्होंने इनफिल्ट्रेशन शो करी थी इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर वाले पार्ट में। अब हरि सिंह भागे वल्लभ भाई पटेल जी की तरफ को कि नहीं नहीं मेरे को ऐड ही कर लो आप, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पर उतने में जो आपका पीओके वाला एरिया आज आप पढ़ते हो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये सारा इन्फिल्ट्रेट उन्होंने कर लिया था। पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन के तहत आपका जो जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट है ये इंटीग्रेट कर दिया जाता है इंडिया में। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक्सेशन से तो पता लग रहा है कि किसी टेरिटरी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हरि सिंह ने एक पर्चा बनाया, उस पर लिखा कि मैं हरि सिंह जो राजा है जम्मू एंड कश्मीर का, मैं चाहता हूं कि मेरी जितनी भी टेरिटरी है वो मर्ज हो जाए अलॉन्ग विद द सॉवरेन इंडिया। तो इंडिया में एडिशन हो जाती है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट्स होती हैं जो आपको पेपर के परस्पेक्टिव से मतलब लर्न करनी पड़ती हैं। बाकी तो सारी स्टेट्स में कुछ ना कुछ इशू आ रहे थे छोटे मोटे, पर ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थे। तो हाँ, गोवा और पांडिचेरी उनकी भी अलग से स्टोरी है, पर मेनली आपको यहाँ पे एम्फेसाइज करना है अभी के लिए। तो एक आ गया आपका हैदराबाद, ऑपरेशन पोलो, रेफरेंडम से जूनागढ़ और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से जम्मू एंड कश्मीर। ये सवाल यूपीएससी ने मैच द फॉलोइंग में पूछा था, ये तीनों लिखे थे एक तरफ को और किस मेथड के जरिए इनको ऐड करा गया था। यहाँ पे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिख रहा है कि उनका मेन फोकस कहाँ पे है इस टाइम पे, यूनिफिकेशन के ऊपर। और जर्मनी की जो यूनिफिकेशन हुई थी वहां पे भी आप बिस्मार्क करके एक नाम सुनते हो, तो कई बार इंडिया के बिस्मार्क भी बोल दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। खैर उन्होंने मिलिट्री का यूज किया था जब अपने सोशलिज्म को स्प्रेड करने की ट्राई करी थी, यहाँ पे यूज नहीं करा गया था। एक जगह पे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा कर ही लिया था, पुलिस फोर्सेस की फॉर्म में आर्मी को ही यहाँ पे भेजा था, तो इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। यूनिफिकेशन पे इनका मेन फोकस था। अब वो जो सवाल आता है ना कि ये प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने थे, अब देखो ये जो 1947 से लेके 1950 वाला टाइम पीरियड है, यहाँ पे मेन एम्फेसाइज कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन के ऊपर कि पहले ये जो बिखरा हुआ काम है सारा ये मर्ज हो जाए अपने पास। तो नंबर 1 फोकस वाज ऑन इंटीग्रेशन। तो इसको 2 पॉइंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक आ जाएंगे आपके पॉलिटिकल रीजन और दूसरे आ जाएंगे पर्सनल रीजन। अगर पर्सनल रीजन बोले तो वल्लभ भाई पटेल जी बोलते हैं कि उम्र भी उनकी काफी ज्यादा हो रखी थी उस टाइम पे, 1950 में उनकी डेथ भी हो जाती है। और इलेक्शन कब कंडक्ट हुए, 51 52 इलेक्शन इस टाइम पीरियड में कंडक्ट हो रहे हैं। तो नंबर 1 रीजन, ये प्राइम मिनिस्टर बन भी नहीं सकते थे क्योंकि इनकी डेथ ही हो जाती है 1950 में, नंबर 1 रीजन। दूसरा, इन्होंने बोला कि अभी अपने को फोकस करना चाहिए इंटीग्रेशन के ऊपर, रादर देन पोजीशन के पीछे मैं भागूं। तो इन्होंने खुद को एज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और जो होम मिनिस्टर की फॉर्म में सर्व करा। तो इन्होंने डिसीजन लिया था कि मेरे को नहीं ऐसे पोजीशन से लेना देना कि सबऑर्डिनेट मिल रही है या डोमिनेटिंग मिल रही है। पर अब थोड़े से पॉलिटिकल रीजन अगर देखे जाए तो यहाँ पे रोल आ जाएगा गांधी जी का। गांधी जी का जो रुझाव था वो कहीं ना कहीं नेहरू की तरफ था कि नेहरू को अगर सबऑर्डिनेट पोजीशन देंगे तो शायद वो नाराज हो जाए। और इन्होंने ये भी नहीं बोला कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल रूट लेवल से निकल के आए थे, उन्होंने प्रॉपर इंडिया के अंदर क्या कंडीशन है वो सारी देखी थी। पर यहाँ पे एक फैक्टर ऐड कर दिया जाता है कि नेहरू ने इंटरनेशनल आउटलुक देखा हुआ है कि सोशलिज्म सेक्युलरिज्म ये वैल्यूज कैसे इंटीग्रेट करनी है इंडिया के अंदर। चलो ठीक है, वो भी अच्छा है आइडियोलॉजी के हिसाब से। पर यहाँ पे गांधी जी का जो सपोर्ट था दैट वाज मोर टुवर्ड नेहरू। और यहाँ पे तब को पटेल साहब खुद ही बोल देते हैं कि मैं ही एब्सटेन कर रहा हूँ, मेरे को मतलब सत्ता का लालच है नहीं और मेरा फोकस रहेगा इंटीग्रेशन के ऊपर। तो इन्होंने एज अ होम मिनिस्टर फिर सर्व करा था। उसके अलावा एक और रीजन यहाँ पे जो बोल दिया जाता है कि नेहरू जी खैर सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म पे फोकस तो कर रहे थे। फिर वो बात आ जाती है कंट्रोवर्शियल की, फिर यूनाइटेड नेशन वाला केस किया था। जम्मू एंड कश्मीर, अभी आप पढ़ के आए कि
जम्मू एंड कश्मीर वाले क्या बोल रहे थे, इंडिपेंडेंट रहना है, पर उतने में इन्फिल्ट्रेशन हो जा रही है फ्रॉम द पाकिस्तान वाला एरिया और वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बन जाता है। ये केस बायलेटरली सॉल्व नहीं करा गया था, बायलेटरल यानी कि दो कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट से नहीं हुआ था, कायदे से एक तरफ इंडिया थी दूसरी तरफ पाकिस्तान, तो इनको इंटरनेशनल आउटलुक की अंडरस्टैंडिंग थी, तो ये चले जाते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास। वहां तो जो भी केस जाता है वो हमेशा लटका ही रह जाता है, वो ट्राई पार्टी ही बना रह जाता है, और आज तक वो ट्राई पार्टी के जरिए ही चल रहा है, कभी वो रिजॉल्व ही नहीं हो पाया। तो इस टेरिटरी को इंडिया भी क्लेम करता है। जम्मू एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के हिसाब से ये इंडिया की ही टेरिटरी में आना चाहिए, पर ये इन्फिल्ट्रेशन से उन्होंने ऑक्यूपाई करा था, और दूसरी तरफ पाकिस्तान इसको क्लेम कर रहा है, तो आज तक ये कॉन्फ्लिक्टिंग जोन बन रखी है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में डिस्पाइट उनकी उम्र कितनी थी वो मैटर नहीं कर रहा था, उनका जो एक्सपीरियंस था वो काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कर गया इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। ये आगे पोस्ट इंडिपेंडेंट। बाकी बरदोली सत्याग्रह वो भी आप ध्यान में रखोगे, टाइटल के बिहाफ पे इंपॉर्टेंट है। अब राष्ट्रीय एकता दिवस 2025, मतलब सरदार पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी भी थी 150th, तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेगेसी ऑफ यूनिटी जो दिखा गए, तो आपने देखा ना भी सब बिखरा हुआ था, यूनिटी उन्होंने उसमें बनाई, तो मतलब मेन फोकस करेंगे अब कल्चरल यूनिटी आ जाएगी आपकी, लिंग्विस्टिक यूनिटी आ जाएगी, डिस्पाइट इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है थ्रू आउट इंडिया, तो उसमें यूनिटी को इन्होंने अप्रोच करा था, तो यूनिटी के लिए इनको जाना जाता है। अब ये जो राष्ट्रीय एकता दिवस है, डेट याद रखिएगा 31 अक्टूबर, पहली बार इसको अनाउंस करा गया 2014 में, फिर 2015 में यहाँ पे एक कैंपेन चलती है एक भारत श्रेष्ठ भारत की, वो इसी के फर्दर पार्ट में हम कंसीडर करते हैं। यूनिटी की तरफ हमारी मार्चिंग शुरू हो जाती है, और इंडिया कोहेजिव रहे, जैसे सेलो टेप होती है ना, जोड़े रखने का काम करती है, तो उसी तरह से इंडिया के अंदर भी कोहेजन बनी रहे, तभी हम यूनिटी जैसे जितने भी सेलिब्रेशन है उनको इंडिया के अंदर कंडक्ट करते हैं और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को ट्रिब्यूट करते हैं। तो सरदार पटेल जी का जो यूनिफाइंग इंडिया को बनाने का रोल था उसको हम ट्रिब्यूट करते हैं। इंटीग्रेशन, पीस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अगर इससे रिलेटेड कोई ऐसे भी आता है तो एज अ पर्सनैलिटी आप एडिशन कर सकते हो पटेल साहब जी का नाम। उसके अलावा इन हमें भी जैसे इनकी कमिटमेंट थी ना इंटीग्रेशन की तरफ, वैसी ही स्पिरिट इंडिया में भी होल्ड करने की जरूरत है बाय इट्स सिटीजन। देन ये जो आपने देखा होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कौन सी लोकेशन आ जाएगी, गुजरात आ जाएगी, और कौन सा यहाँ पे रिवर है, तो नर्मदा रिवर है। बाकी हिल लॉक जिसके ऊपर ये बनाया गया है दैट इज साधु बेट हिल लॉक, यहाँ पे एक हिल है ना प्रॉपर जिसके ऊपर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया हुआ है, तो साधु बेट हिल लॉक, नर्मदा रिवर आ जाएगी, और एक डैम भी है पास में ही, साइड में आप देखोगे पानी है, तो सरदार सरोवर डैम। तो ये नेशनल यूनिटी एंड प्राइड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाकी 182 मीटर्स का है, तो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू भी बन जाता है। 2020 में 8 वंडर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम लिया गया था। 8 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड की बात नहीं हो रही, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ है उसके अंदर 8 वंडर्स कंसीडर करे जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, जिसमें से एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी दिखाया जाता है। देन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की क्या क्या कंट्रीब्यूशन थी, तो आपको पता होना चाहिए 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, यानी कि जो ब्रिटिश की पैरामाउंटेंसी थी, वो बोल रहे थे हम डोमिनियन स्टेटस देंगे आपको, वो सारी चीजें रिमूव होने वाली थी, इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाला था, अपने हिसाब से डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऐड करने वाला था, तो उनके ऊपर हमने फोकस करा। इसके अलावा ब्रिटिशर तो छोड़ गए थे ऑप्शन सभी के पास, अभी आपने देखा ना 565 प्रिंसली स्टेट्स थी यहाँ पे, कि जिसको पाकिस्तान जाना है पाकिस्तान जा सकता है, जिसको इंडिया में रहना है वो इंडिया में रह सकता है, जिसको इंडिपेंडेंट रहना है वो इंडिपेंडेंट रह सकता है, ये ब्रिटिशर्स बोल के चले गए थे। और इसी वजह से तो हैदराबाद के जो नवाब हैं वो बोल रहे हैं मेरे को पाकिस्तान के साथ मर्ज होना है, जूनागढ़ बोल रहा है मेरे को पाकिस्तान के साथ मर्ज होना है, ऊपर जम्मू एंड कश्मीर बोल रहे हैं मेरे को इंडिपेंडेंट रहना है, क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंदर पहले ही ब्रिटिशर्स ये चीज बोल के चले गए थे, तो कॉलोनी थे हम उनके, तो ये लोग सुन भी रहे थे कि इन्होंने बोला है तो ऐसे ही हम कर लेंगे। इससे तो फिर इंडिया की जो टेरिटरी थी और जो पॉलिटिकल इंटीग्रिटी थी वो हर्ट होनी जायज थी। बीच में सारी ज्योग्राफी इंडिया की है और छोटे छोटे कॉर्नर्स पे आप एक पाकिस्तान की टेरिटरी एक्सक्लेव्स बना रहे हो, छोटे छोटे एरियाज बना रहे हो, तो ऑब्वियसली बात ही ये चीजें हर्ट होनी थी। अब मेन रोल रहा इनका इंटीग्रेशन पे, 565 प्रिंसली स्टेट्स थी उस टाइम पे, 13 टुवर्ड पाकिस्तान। अभी के टाइम पे पाकिस्तान में कितनी स्टेट्स आएंगी? सिंध आ गई, पंजाब आ गई, बलोचिस्तान आ गई, खैबर पख्तूनवा आ गई, 4 ही हैं, स्टेट नहीं है वो। और यहाँ पे ये लिखते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अभी टोटल यहाँ पे 4 स्टेट्स आपको मिलेंगे पंजाब में, तो यहाँ पे 13 प्रिंसली स्टेट्स थी। अब
ये वाला पार्ट आ गया, ये इनके कंट्री के हिसाब से है लोकेशन, लगा लो डायरेक्शन वही वाली, ये ईस्ट ईस्ट वाले पार्ट पे लोकेटेड है, इस वजह से ईस्ट बोला, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है वो। ओके जी, तो कैसी अप्रोच इन्होंने अपनाई थी? परसुएशन, फॉर्मनेस, मतलब ऐसे प्राइवी पर्सेस दिए जाते थे, जैसे नवाब था जो, उसको तो बोला था कि तेरे को पैसा भी दे देंगे और जो पोजीशन है उसको भी बार बार याद किया जाएगा हिस्ट्री के अंदर। खैर आज भी करा जाता है, पर ये सारे परसुएसिव मेथड थे। बाकी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से ऐड करा गया, जूनागढ़ याद रखिएगा, रेफरेंडम आ गया, देन आपका हैदराबाद ऑपरेशन पोलो आ गया, देन कश्मीर वाला एरिया दैट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से ऐड कर दिया गया। तो फिर वो 552 प्रिंसली स्टेट जो इंडिया के अंदर थी वो सारी अब ऐड हो चुकी थी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे बची। इसके बाद जिसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जब पॉलिटिशियन से लोगों को कोई उम्मीद नहीं बचती तो लास्ट में उनको एक आईएएस ऑफिसर से, आईपीएस ऑफिसर से उम्मीद होती है कि ये हमारी बात भी सुनेगा और यहाँ पे काम भी करवाएगा या करवाएगी। तो मतलब वो जो करप्शन वाले केसेस आप सुनते हो, इससे डिसअपॉइंटमेंट होती है अपनी पब्लिक के अंदर भी, कि अगर ये लोग इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी इतनी करप्शन कर सकते हैं तो फिर बाकियों से तो क्या ही उम्मीद करनी। तो स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया की तरह एक्ट करेंगी हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज। आईएएस ऑफिसर्स आ गए इसमें, देन आईपीएस आ गए, देन आईएफएस आ जाएंगे। तो ये सारी पोजीशंस आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर ऐड कर दी गई। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी थी और उसके अंदर एफिशिएंट तरीके से लोग काम करें, उसको भी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन को सेटअप करा था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये फॉरेस्ट वाला है, फॉरेस्ट सर्विसेज। उसके अलावा 1947 के बाद ये जो पब्लिक सर्विसेज है आपको पता है, फिर रेगुलर एग्जाम्स कंडक्ट होने लगे जब इलेक्शन वगैरह निकल गए, और फिर एक फेडरल सेटअप हो जाता है। अब ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज थी, इसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ आप यूनियन के लिए काम करोगे, आपको स्टेट में यूनियन के बिहाफ पे काम करना पड़ेगा। तभी तो बोलते हैं आईएएस ऑफिसर। यूपीएससी के लिए क्यों आपको लगभग हर स्टेट की न्यूज बताई जाती है? यही तो रीजन है, आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी आपको थोड़ी है पता। पैसे थोड़ी खिलाएंगे कि मेरी जरा ट्रांसफर करवा दो, मेरे को अपने घर के पास में ही रहना है, फिर कुछ और जॉब कर ली होती। तो इसी रीजन की वजह से। बाकी आयरन मैन ऑफ इंडिया, नेशनल यूनिटी ऑफ जो इंडिया है उसके ऊपर फोकस करा। बाकी पौंडीचेरी 1954 में बाद में ऐड हुआ, गोवा, दमन एंड दीव। अभी ना फॉर्मेशन डे भी था आपका 2 दिन पहले, तो फॉर्मेशन डे उसमें बताया गया कि कैसे कैसे किस स्टेट को ऐड करा गया। 3 आपने डिटेल में कर लिए, ये पौंडीचेरी, गोवा, दमन एंड दीव, इनकी स्टोरीज हम कल या परसों तक कर लेंगे जब भी उसकी टर्न आएगी, काफी लंबा आर्टिकल रहेगा इस वजह से। बाकी कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, जब अप्रोच देखी जाती है किसी भी लीडर की और किसी और जगह पे वही यूनिफिकेशन आपको देखने को मिले, तो जैसे जर्मन की यूनिफिकेशन हुई थी, ऑटो वॉन बिस्मार्क वहां पे एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, स्टेटमैन थे, इन्होंने मिलिट्री अप्रोच भी अपनाई थी। मतलब सोशलिज्म तो एस्टेब्लिश करना था पर मिलिट्री अप्रोच भी थी, वो कहीं ना कहीं अवॉइड करी जाती है इंडिया के बिहाफ पे। बस ऑपरेशन पोलो की वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे मिलिट्रिस्टिक अप्रोच थी। अगर मिलिट्री अप्रोच अपनाते तो फिर पाकिस्तान जाके यूएन पहुंच जाता, यहाँ पे इन्होंने आर्मी का यूज करा। इसके अलावा एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसको 31 अक्टूबर उसी दिन ये कैंपेन भी चलता है, यूनिटी की तरफ दिखाया जाता है, सोशल इंटीग्रिटी बनी रहे, नेशनल इंटीग्रेशन बनी रहे, डाइवर्सिटी है हमारे आर्ट एंड कल्चर के अंदर वो बनी रहे, म्यूचुअल लर्निंग हो और बेस्ट प्रैक्टिसेस को सारी कंट्री अडॉप्ट करे। और इसी के साथ भाषा संगम एप्लीकेशन है एक, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाया है इसी इनिशिएटिव के अंडर, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत आप पढ़ रहे हो। इसके अंदर 22 इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडेड हैं, जो आप ऑफिशियल लैंग्वेजेस पढ़ते हो। उनके अंदर ग्रीटिंग वगैरह बताए गए हैं कि कैसे आप दूसरी लैंग्वेज के अंदर ग्रीट कर सकते हो किसी पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल, आप कल को केरला वाली साइड जाते हो तो आपने अगर भाषा संगम ऐप यूज करी होगी तो आपको ग्रीटिंग स्टाइल पता होगा उसी लैंग्वेज के अंदर। तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में बेसिक चीजें इसमें डिप्लॉय करी गई हैं। गवर्नमेंट की जो एप्लीकेशन होती है उनको कर लिया करो डाउनलोड। हाँ, कई बार हैंग बहुत करती है ये, क्योंकि अपडेट्स नहीं आते रेगुलरली, पर काफी इंफॉर्मेटिव होती है। जैसे लैपटॉप की बात कर रहे थे एक दिन, उसमें पूरा कोर्स था 11th और 12th के सिलेबस का, पर बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था कि उसके अंदर ऐसा भी कोई कोर्स अवेलेबल था। काफी अच्छे से बनाया था, ऐसे लग रहा था कि दिल से बनाया हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया हुआ है, तो इनको यूज किया करो। देन आता है आपका युवा संगम एंड एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब। तो यूथ की एंगेजमेंट इन्वॉल्व करनी है ताकि जो इंक्लूजन है, डाइवर्सिटी है, उसको वो बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। देन आपने काशी तमिल संगमम के बारे में सुना होगा, वाराणसी से लेके तमिल तक का जो कल्चर था उसको यहाँ पे शोकेस करा गया कि नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया की इंटीग्रिटी है अलॉन्ग विद द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आर्ट, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, ये सारी चीजें एक्सचेंज करी गई। जो तमिल के स्टूडेंट थे वो काशी की अंडरस्टैंडिंग बना रहे थे, और जो काशी के थे वो तमिल लिटरेचर वगैरह को अंडरस्टैंड करने की ट्राई कर रहे थे। उसके बाद कल्चर एंड फूड फेस्टिवल भी आते हैं। बाकी डिजिटल आउटरीच भी है, माय भारत पोर्टल है, और एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर इसमें एक क्विज भी कंडक्ट करा जाता है
अगेन जो आपकी पार्टिसिपेशन रहेगी वो कल्चर को लेके कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आर्ट को लेके कितनी अंडरस्टैंडिंग है, लैंग्वेज को लेके कितनी अंडरस्टैंडिंग है, उनके ऊपर ये छोटे छोटे क्विजेस में ऐड करे जाते हैं। देन इम्पैक्ट क्या है, तो इसी से एक टूरिज्म वाली स्कीम भी आती है, देखो अपना देश, मतलब टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए लाया गया था कि इंडियंस जो है वो फॉरेन कंट्रीज घूमने जाते हैं, तो पहले अपने इंडिया के अंदर घूमिए, यहाँ पे आपको काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। इसके बाद आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्यों बोला तो अब आपको रीजन पता है, स्ट्रेंथन करा, इंटीग्रेशन पे फोकस करा, बाकी ये इथोस आज भी परसिस्ट रहने चाहिए इंडिया के ऊपर, इंडिया के अंदर, उसके ऊपर एम्फेसाइज करा। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, यहाँ पे बोला कंबाइनिंग, अब देख लेना यहाँ पे जो कीवर्ड्स दे रखे हैं, एक बोला है परसुएशन, दूसरा बोला है फॉर्मनेस। तो जो बाकी के स्टेट्स थे जो आराम से ऐड हो गए थे, वहां पे फर्म बिहेवियर था क्योंकि उन्होंने कोलैबोरेशन में बातचीत करी। फिर आता है परसुएशन, यहाँ पे थोड़ी सी अडरी जो ब्रिटिशर्स के अंडर रहे थे वो वाली आपकी स्टेट्स आ जाएंगी। देन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सक्सेसफुल, और आपका साथ में कौन से आ जाएंगे, वो 3 इंपॉर्टेंट स्टेट जिनके बारे में हमने बात करी। बड़ी ट्राई करी उनको परसुएट करने की, पर वहां से लेसन मिलता है कि कई बार आपको डिसीजन भी लेना पड़ता है, तो वो जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, वो भी यहाँ पे एम्फेसाइज होती है। तो इसके ऊपर आपने ये क्वेश्चन लिखने की ट्राई करनी है, इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से, बाकी ऐसे वगैरह में तो आप यूज कर ही सकते हैं।